ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद। देवनाथ सर, आपने दोनों को सुना, चाहे वाजपेयी जी हों या फिर साय साहब हों। उस 45 सेकंड को समझने की हम कोशिश करेंगे दरअसल अंदर हुआ क्या है। ब्लैक बॉक्स कल ही मिल चुका है और ब्लैक बॉक्स से सब कुछ चीजें साफ हो जाएंगी कि कॉकपिट में किस तरह का कम्युनिकेशन था पायलट को पायलट के बीच में, और जब मेडे कॉल गया एटीसी के पास उस दौरान कितने सेकंड बात हो पाई, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, रनवे को छोड़ा और चंद सेकंड में ही वो आग का गोला बन गया क्रैश होने के बाद ही। तो प्लीज जरा समझाइए इसको और साथ ही ये भी बताइएगा उन 45 सेकंडों में क्या हो सकता है, क्या दोनों इंजन नहीं चले? अमूमन हम देखते हैं टेक ऑफ से पहले भी रनवे पर कुछ चक्कर लगाता है कोई भी प्लेन हो या कोई भी फ्लाइट हो, उसके बाद ही वो टेक ऑफ के लिए, जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद ही वो टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ते हैं, स्पीड धीरे धीरे मेंटेन करते हुए। जी हाँ, जो वीडियो अभी तक मिल रहे हैं, देखा जाया जा रहा है, उसके अनुसार जहाज का जो टेक ऑफ रन है वो नॉर्मल लग रहा है। जाहिर बात है पायलट ने इसके पहले अपना एक इंजन चालू किया होगा, चेक किया होगा नॉर्मल है, दूसरा इंजन चालू किया होगा, चेक किया है नॉर्मल है, फिर वो टेक ऑफ रन किया, टेक ऑफ रन भी नॉर्मल लग रहा है विजुअली, और उसके बाद V1 V2 उसने जहाज को रोटेट करके नोज को अप करके क्लाइम भी शुरू की है। तो आमतौर पर जब क्लाइम शुरू हो जाती है तो उसके बाद दोनों इंजन अगर ठीक से काम कर रहे हैं तो जहाज उसी दिशा में, हम बोलते हैं कि जो एंगल ऑफ क्लाइम है, एटीट्यूड जो जहाज का है नोज अप, वो सेम रहना चाहिए। लेकिन वीडियो में हम देख रहे हैं थोड़ी देर के बाद उसका जो एटीट्यूड है वो नोज यानी सामने वाले पोर्शन को नीचे करता है। ये संभव है कि उसके कुछ क्षणों पहले, 4-5-6 सेकंड पहले पायलट्स ने रियलाइज किया कि कुछ कमी है। अब क्या कमी है? देखिए, शुरुआती दौर में हम देख सकते हैं कि जहाज है वो सही एंगल पर क्लाइम कर रहा है। इसका मतलब है कि तब तक जहाज के दोनों इंजन जो थे वो फुल पावर दे रहे थे। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जहाज जो है, आजकल जितने भी मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें V1 V2 के बाद जब वो रोटेशन करके एयरबॉर्न हो जाता है तो एक इंजन का भी अगर पावर चलता रहता है फुल थ्रॉटल पर, 100% आरपीएम दे रहा है, तो वो एक इंजन पे ही क्लाइम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों इंजन हो। या दूसरा भी एक संभावना है कि दोनों इंजन में कुछ गड़बड़ी है लेकिन दोनों इंजन पार्शियल पावर दे रहे हैं, यानी राइट वाला इंजन और लेफ्ट वाला पावर पोर्ट एंड स्टारबोर्ड दोनों इंजन मिलकर थोड़ा थोड़ा पावर दे रहे हैं। समझिए 90% थ्रस्ट दे रहे हैं, 95% थ्रस्ट दे रहे हैं, 85% थ्रस्ट दे रहे हैं। दोनों इंजन की मदद से वो जा सकता है। जो एयरक्राफ्ट की सर्टिफिकेशन होती है उसमें एकदम क्लियर होता है, किसी भी एयरक्राफ्ट को तब तक फ्लाइंग के लिए क्लियर नहीं करती है जब ओईएम शुरू में बनाता है। अमेरिका में तो खास तौर से जब तक कि वो सिंगल इंजन पर क्लाइम परफॉर्मेंस क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लैट्स एंड फ्लैप्स की क्या पोजीशन थी। देखिए, होता यह है कि स्लैट्स या फ्लैप्स हो सकता है रॉन्ग पोजीशन में हो, लेकिन आजकल के जितने जहाज हैं उसमें स्लैट्स एंड फ्लैप्स की अगर सही पोजीशन सिलेक्ट नहीं की जाती है तो जैसे ही पायलट फुल थ्रॉटल एंगेज करता है तो कंप्यूटर को पता है फुल थ्रॉटल एंगेजमेंट का मतलब है टेक ऑफ है। तो अगर फ्लैप्स एंड स्लैट्स सही पोजीशन पे नहीं है तो वो एक वार्निंग देता है, चाहे वो ऑडियो वार्निंग हो या सामने डिस्प्ले में वार्निंग हो जी। इसमें मैं देख रहा हूं एंगल जो है वो टेक ऑफ के बाद सही है, उसका मतलब है कि जहाज में क्लाइंब की एबिलिटी थी। और कुछ क्षणों के बाद देखते हैं कि जहाज जो है वो लेवल हो जाता है, लेवल हो जाता है, फिर नीचे डिसेंड करते क्रैश हो जाता है, यानी सिंगल इंजन पे भी क्लाइंब नहीं कर रहा था। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी जो डीजीसीए है, उनके एएआईबी होती है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, वो लोग गए हुए हैं वहां पर और वहां पर जाकर वो चेक करेंगे। अमेरिका से उनकी जो एनटीएसबी है, नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड, क्योंकि उनका जहाज है, अमेरिका को भी डिसाइड करना है कि बोइंग पर कितनी चेक्स डालें। सबसे बड़ी बात, भारत की तुलना में अमेरिका यानी वेस्टर्न स्फीयर में ड्रीम लाइनर, बोइंग 787 बड़ी तादाद में उड़ रहे हैं, तो उनको देखना, वो भी अपनी एनटीएसबी की टीम को भेज रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को एनालाइज किया जाएगा या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को एनालाइज किया जाएगा तो पता लगेगा। लेकिन होता क्या है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है
उसके तहत, और जब OEM यानी बोइंग का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आएगा उसके बाद ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को टच करेंगे, क्योंकि कोई भी इंडियन इंजीनियर या इंडियन कंपनी एयर इंडिया के इंजीनियर को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को खोलने का या उससे डेटा को मिल्क करने का अथॉरिटी नहीं है जी। तो उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा कि बोइंग की तरफ से कोई इंजीनियर आएगा, कोई ऑफिसर आएगा और उसके बाद ये सब कम्युनिकेशन हमारे सामने आएगा और जांच टीम का भी वो एक हिस्सा होगा। प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा।